हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, ये प्रोनाउन का लास्ट पार्ट है, मतलब फोर्थ पार्ट है ना। आज हम लोग बिल्कुल फिनिश कर देंगे प्रोनाउन को। आज तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का ऑल कंसेप्ट, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस कंसेप्ट का क्वेश्चन बन सकता है, उस सारे कंसेप्ट को आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग श्योर ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को मोटा मोटी समझना है तो ये समझिए। देखिए, जैसे आज हम आपको 2 रसगुल्ला खिलाएं, तो कल हम आपसे उस उद्देश्य से मिलेंगे कि आप भी मुझे 2 रसगुल्ला खिलाएंगे। ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे देखिए, डेफिनेशन का बात करें तो ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। याद रखिएगा, ईच अदर का यूज 2 के लिए करते हैं। ईच अदर का यूज क्या करते हैं, फॉर 2 है ना, 2 के लिए यूज करते हैं, जबकि वन अनदर का यूज मोर देन 2 के लिए करते हैं। 2 के लिए ईच अदर का यूज करते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए किसका यूज करते हैं, वन अनदर का यूज करते हैं। ओके जी, आखिर ये 2 और 2 से ज़्यादा क्या, तो 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल। क्लियर ना, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्लेसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा थिंग के लिए, या 2 या 2 से ज़्यादा जानवर के लिए हम लोग ईच अदर और वन अनदर का यूज करते हैं। बट याद रहे, ईच अदर का यूज 2 के लिए, वन अनदर का यूज 2 से ज़्यादा के लिए। ओके जी, एग्जाम्पल देखिए ना, बोल रहा है वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। क्लियर ना, तो वी आर मेड फॉर ईच अदर। नेक्स्ट बोल रहा है द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, है ना। द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, 5 भाई क्या कर रहे हैं, बस एक से ही मोहब्बत कर रहे हैं। ओके ना, तो द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। डिस्ट्रीब्यूट क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना। और डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब सबके बीच क्या कर दो, बंटवा दो, डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। ओके जी, तो देखिए ना क्या बोल रहा है, ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जरा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ईच, आइदर और नाइदर का जब बात हो तो ईच, आइदर और नाइदर 2 तरह से काम करता है। देखिए, ईच है, आइदर है, एंड क्या है, नाइदर है। एक और कॉन्सेप्ट, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। याद रखिएगा, ईच, आइदर और नाइदर के बाद अगर अदर वर्ड हो, ईच, आइदर और नाइदर के बाद यदि अदर वर्ड हो तो ये ईच, आइदर और नाइदर प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन ईच, आइदर, एवरी, देखिए, लेकिन ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर के बाद नाउन है, तो ये ईच, एवरी, आइदर और नाइदर एडजेक्टिव कहलाता है। याद रहेगा ये बात। एक बात यहाँ पे समझ में आया जो, अच्छा, ईच के बाद कुछ और भी हो सकता है, ईच के बाद नाउन भी हो सकता है। मतलब ये ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है ना। बट एवरी जो है, एवरी का यूज जब भी करेंगे दुनिया के किसी सेंटेंस में तो उसके बाद नाउन होना ही चाहिए। मतलब ईच, आइदर और नाइदर बिना नाउन के भी आ सकता है, बट एवरी ऑलवेज नाउन के साथ आएगा। ओके जी, चलिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने हैं, जरा ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे। बोल रहा है ईच इज हैप्पी, है ना। बताइए, इसको राइट कीजिएगा, रॉन्ग कीजिएगा। ईच इज हैप्पी, तो इसके लिए एक कंसेप्ट आप लोग को दे रहे हैं, ईच, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज।
एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्या क्या? ईच, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में करते हैं और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। ओके, ईच इज हैप्पी। देखिए यहाँ पे ईच आया, उसके बाद इज आया, हैप्पी। ये सेंटेंस राइट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ईच के बाद नाउन नहीं भी आएगा तो भी सेंटेंस सही होगा, और ईच के बाद यदि जो वर्ब आएगा तो वर्ब हमको सिंगुलर होना चाहिए। तो नाउन नहीं आया तो कोई तूफान नहीं आता है, वर्ब सिंगुलर आ गया, अच्छी बात है, इसीलिए सेंटेंस आपका राइट हो गया। दूसरा बोल रहा है एवरी इज हैप्पी। आप बताइए सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, जल्दी बताइए। हाँ, गजब आप भी करते हैं यार, गलत है। क्या बोल रहा है? एवरी के बाद ऑलवेज नाउन चाहिए, एवरी के बाद ऑलवेज नाउन चाहिए। यहाँ पे इज आ गया। देखिए एवरी के बाद नाउन है ना जी, आप ही बताइए इज नाउन होता है क्या? नहीं ना होता है, इज तो वर्ब होता है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है ईच बॉय इज हैप्पी। बताइए राइट है या रॉन्ग है? कंसेप्ट पहले दे चुके हैं, बताना होगा। देखिए तो ईच बॉय इज हैप्पी, ईच नाउन, बॉय इज हैप्पी, तो ये सेंटेंस राइट हो गया क्योंकि ईच के बाद नाउन आ गया, वर्ब सिंगुलर आ गया, जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया, बस खत्म कहानी। नेक्स्ट ईच बॉय आर हैप्पी। ईच बॉय, ईच के साथ नाउन आना अच्छी बात है, लेकिन आर लग जाना बहुत गलत बात है, तो काट देंगे, है ना। तो ईच बॉय आर हैप्पी काट देंगे, सेंटेंस रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है एवरी बॉय इज हैप्पी। एवरी बॉय इज हैप्पी, क्लियर ना। तो एवरी बॉय इज हैप्पी, यहाँ पे क्या एवरी के साथ बॉय आना, एवरी के साथ नाउन आना अच्छी बात है, इज लगाना अच्छी बात है, सेंटेंस राइट होगा। ओके जी, समझ रहे बात को। नेक्स्ट एवरी बॉय आर हैप्पी। एवरी बॉय अच्छी बात है, लेकिन आर आ जाना गलत बात है, तो एवरी बॉय आर हैप्पी नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एवरी बॉय इज हैप्पी। तो एवरी बॉय इज हैप्पी राइट है, क्योंकि एवरी के बाद, एवरी बॉय के बाद इज आना अच्छी बात है, हैप्पी। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गोइंग टू सिनेमा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गोइंग टू सिनेमा। इज, आर, डू या एम? क्या? इज, आर, डू या एम? तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं जरा एक बात जो मोस्टली लोग को नहीं समझ में आता है। आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग कभी भी अगर हम लोग करेंगे और वो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर एक बार आए चाहे 1000 बार आए, वर्ब सिंगुलर ही लेगा। तो अब बताइए आप एम लगा सकते हैं? नहीं। डू लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि डू प्लूरल वर्ब होता है। आर लगा सकते हैं? नहीं, तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ओके जी, तो क्या होगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। ओके, समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है, बोल रहा है ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। देखिए जो बात बताए थे अभी आप लोग को वही बात लिख के आ गया, छाप लीजिए कोई बात नहीं, वैसे हम आप लोग को समझा चुके हैं, आप सीख भी चुके हैं आप लोग। ओके जी, चलिए तो नेक्स्ट है आप लोग के सामने ईच का यूज होता है प्रत्येक के लिए जब दो का बात हो। ईच का यूज होता है प्रति एक के लिए जब दो से अधिक का बात हो। याद रहेगा, जो ईच मतलब दो भी और दो से ज्यादा भी, क्लियर ना। बस दो होगा तो प्रत्येक हिंदी देगा, दो से ज्यादा होगा तो प्रति एक हिंदी देगा। ओके, नेक्स्ट एवरी का यूज करते हैं प्रत्येक के लिए, दो से ज्यादा के लिए। एवरी का यूज कहाँ करते हैं? प्रत्येक के लिए, दो से ज्यादा के लिए। तो एवरी प्रत्येक, दो से ज्यादा। ओके जी, एवरी प्रत्येक, दो से ज्यादा के लिए। नेक्स्ट क्या है? आइदर का यूज हम लोग करते हैं दो या दो में से कोई एक। आइदर का यूज दो या दो में से
कोई एक के लिए हम लोग करते हैं, वही नाइदर का यूज दो में से कोई नहीं के लिए करते हैं, है ना। दो में से कोई नहीं का सेंस होगा तो वहाँ पे हम लोग नाइदर का यूज करेंगे। एक बात याद रखिएगा आप लोग होल लाइफ, देखिए ये जो अपना ईच है ना, इसको जरा समझिए। ये जो अपना ईच है और एवरी, इसके बाद नाउन आ सकता है, फिर एंड आ सकता है, फिर ईच एवरी, फिर नाउन। इतना कहानी हो जाए, इतना कुछ हो जाए, फिर भी अगर वर्ब लगाने का बात हो ना तो सिंगुलर ही होगा। अभी पिछले स्लाइड में तो हम लोग देखे थे, अभी क्या था, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यही ना था जी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, फिर भी वर्ब सिंगुलर आया था। यही बात यहाँ पे है, देखिए ईच फिर बॉय यानी नाउन, फिर एंड, फिर ईच, फिर नाउन, फिर भी वर्ब सिंगुलर चाहिए हम लोग को। तो याद रहेगा ना, जो ईच एवरी आइदर और नाइदर का यूज अगर हजारों बार भी हो सेंटेंस में, फिर भी वर्ब सिंगुलर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट और ध्यान दीजिएगा। ईच एवरी के बाद नाउन हो, फिर एंड हो, फिर नाउन हो, फिर भी वर्ब जो अपना आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। ओके जी, तो ईच एवरी के बाद नाउन, एंड नाउन, वर्ब सिंगुलर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट वही ईच एवरी से ही रिलेटेड है। बोल रहा है ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, इस शब्द के बाद ऑफ द आ जाए, जैसे ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, है ना, एवरी ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, ये सब अगर होगा तो उसके बाद नाउन तो प्लुरल आएगा, नाउन तो प्लुरल आएगा, बट वर्ब सिंगुलर ही लेगा। तो क्या समझ में आया, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द के बाद आप लोग का नाउन तो प्लुरल आएगा बट वर्ब सिंगुलर आएगा। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट कंसेप्ट है वी दे यू। क्या क्या, जी हाँ, वी दे यू, ये प्लुरल होता है, वी, दे भी प्लुरल, यू भी प्लुरल। इसके बाद अगर ईच एवरी आएगा ना, देखिए मतलब ईच एवरी से पहले वी आ जाए, ईच एवरी से पहले दे आ जाए, ईच एवरी से पहले यू आ जाए, तो वर्ब जो होगा वो प्लुरल होगा। तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। क्यों, इसी के कारण। ओके जी, जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, नीचे बोल रहा है वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, है ना, वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ओके जी, चलिए, तो वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। क्लियर ना। तो हम लोग को क्या पता चला, वी के बाद ईच होगा तो हैव लेगा, क्योंकि वी अपना पावर दिखाता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को एक साथ पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको जरा समझते हैं आखिर साथ में दोनों को क्यों पढ़े। देखिए हम लोग को फॉर्मेलिटी पूरा करना मेन पर्पस नहीं है, मेन पर्पस है चीज़ों को सीखना। जैसे ये पेन है और इस पेन को अपना फैन में मारे और वो फैन से टकरा के मेरे नाक में लग गया, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर ना। बट अगर हम पेन को मारे फैन में और फैन गिर जाए तो इम्फेटिक प्रोनाउन, एक्शन तो हुआ बट रिफ्लेक्ट होके खुद पे पड़ गया तो रिफ्लेक्सिव। कोई और इम्फेक्ट, कोई और अलग चीज प्रभावित हो गया तो इम्फेटिक। ओके जी, जैसे देखिए ना, इसको हम लोग सेल्फ प्रोनाउन भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव को या इम्फेटिक को, दोनों का नाम होता है सेल्फ प्रोनाउन। ओके जी, तो आज के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। ओके जी, चलिए कुछ डिफिनेशन देखिए। बोल रहा है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे योर सेल्फ आया क्योंकि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, योर सेल्फ आया क्योंकि ये प्लुरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हिम सेल्फ, नेक्स्ट हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है ना। स्ट्रक्चर क्या बनेगा पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा कोई एक्शन वर्ब, और वो एक्शन का प्रभाव इथे पड़ गया
है ना, ये एक्शन का प्रभाव इतने पड़ गया, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाया। लेकिन एक हो गया सेल्फ प्रोनाउन, अब एक बेचारा खुद से काम किया, ये बेचारा जो है खुद से काम किया और इसका प्रभाव किसी और पे पड़ गया, प्रभाव उड़ गया, तो ये हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे देखिए एग्जाम्पल बोल रहा है सी किल्ड हर सेल्फ, सी किल्ड हर सेल्फ, सी किल्ड हर सेल्फ। और वो मैडम जी का की पता है, मार ली अपने आप को, क्या कर ली, मार ली अपने आप को। तो मारी वो मैडम जी, मरी कौन, खुद, है ना। तो हर सेल्फ, तो क्या हो गया, सी किल्ड हर सेल्फ, वो मारी भी खुद और मरी भी खुद। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये क्या कहलाएगा जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बोला आई हर्ट माई सेल्फ, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव ही हुआ, आई हर्ट माई सेल्फ। जैसे आपका दोस्त है, आपसे किसी बात पे नाराज हो गया, आप कहते हैं मुझे अपने आप से नफरत है, उठाते हैं दबा के हाथ, मारते हैं दीवार में। मारा कौन, आप, लगा किसे, आपको। तो ये कहलाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मुझे खुद से नफरत है ना। नेक्स्ट बोल रहा है he himself killed a tiger, he himself killed a tiger, वो जो है टाइगर को मारा। अब मारा वह और मरा कौन, वह खुद से किसको मारा जी, टाइगर को मारा। तो मारा वह, मरा कौन, टाइगर। तो देखिए ये एक्शन तो किया खुद से, लेकिन ये एक्शन का प्रभाव किसी और पे पड़ गया। तो ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके जी, ये बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन एरर वगैरह जो आपका इससे पूछा जाता है प्रोनाउन से। तो हेडिंग बनाइए, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। आखिर प्रोनाउन से कॉमन एरर कैसे पूछा जाता है। कॉमन एरर का विस्तार से कंसेप्ट जानने से पहले आप कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको सॉल्व कीजिए, टिक लगाइए कौन राइट है कौन रॉन्ग है, फिर चलेगा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। ओके जी, देखिए पहला सेंटेंस है माई सेल्फ सुमन, माई सेल्फ सुमन। बताइए जरा ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। हाँ गलत है भैया। ये बोल चाल के भाषा में, स्पीकिंग में, अगला को इंप्रेसिव करने के लिए बोल चाल में बोल देते हैं माई सेल्फ सुमन, माई सेल्फ अजय, माई सेल्फ विजय, ये बोल देते हैं, बट ग्रामेटिकल रॉन्ग है। तो याद रखिएगा, सेल्फ प्रोनाउन नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यस, सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। तो सेल्फ प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, गलत बात। नेक्स्ट बोल रहा है माई सेल्फ इज सुमन। बताइए राइट या रॉन्ग। यस, गलत है, सही पकड़े आप लोग, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे सेल्फ प्रोनाउन नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेल्फ प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन नहीं सकता। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए बोल रहा है आई माई सेल्फ इज सुमन। ये आई से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, अच्छी बात है। आई के साथ माई सेल्फ भी लग जाना अच्छी बात है, बट इज का आना सेंटेंस को गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां इज नहीं एम आना चाहिए। तो आई माई सेल्फ एम सुमन, नॉट आई माई सेल्फ इज सुमन। ओके जी, तो ये सेंटेंस ओनली राइट है। याद रहेगा ये कंसेप्ट, नीचे लिखा हुआ है सेल्फ प्रोनाउन नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेल्फ प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन नहीं सकता। चलिए नोट कर लिए। यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है वन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन वंस नॉट हिज या हर। पहले कंसेप्ट ही आ गया, अब तो आप लोग से बनना चाहिए। बोल रहा है वन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन वंस। वन अपने लिए प्रोनाउन वंस लेता है, वन अपने लिए प्रोनाउन वंस लेता है भैया, नॉट हिज या हर। जैसे सी अपने लिए, जैसे प्रिया अपने लिए प्रोनाउन सी लेती है,
जैसे रवि अपने लिए प्रोनाउन ही लेता है, माय फादर अपने लिए प्रोनाउन ही लेता है, माय मदर अपने लिए प्रोनाउन शी लेती है, वैसे ही वन अपने लिए प्रोनाउन वंस लेता है। वन अपने लिए प्रोनाउन वंस लेता है, नॉट हिज या हर। एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम। बोलिए सेंटेंस राइट या रॉन्ग? यस, राइट है, क्योंकि वन के लिए अपना वंस आया, अच्छी बात है। दूसरा सेंटेंस, वन शुडंट वेस्ट हिज टाइम। बोलिए ना, क्या कीजिएगा? यस, काट दीजिए, क्योंकि वन अपने लिए प्रोनाउन वंस लेता है, हिज नहीं लेता। हिज का आना गलत हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है someone, somebody, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody are followed by a pronoun his या her, not once। ओहो, देखिए भैया, अभी जस्ट क्या बोले थे? वन अपने लिए वंस लेता है, जबकि someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, ये सब अपने लिए ही या हिज लेता है, वंस नहीं लेता। तो याद रहेगा ना, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody अपने लिए प्रोनाउंस हिज या हर लेता है, वंस नहीं लेता। एग्जाम्पल है, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ वंस फेट। प्रत्येक व्यक्ति अपने किस्मत का मालिक होता है। बताइए राइट है रॉन्ग है? यस, रॉन्ग करेंगे, क्योंकि वंस क्यों आया? आना तो चाहिए यहां पे हिज को। नेक्स्ट बोल रहा है एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। हर एक व्यक्ति अपनी किस्मत का मालिक खुद है। ओके जी। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है सिंगुलर नाउन, या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का यूज कीजिएगा भैया। सिंगुलर नाउन या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके रिपीटेशन से बचने के लिए वन का यूज कीजिएगा, जबकि प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ONES का यूज कीजिएगा। समझ में आइला? ओके। नेक्स्ट देखिए बात, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने, जरा बताइए। बोल रहा है देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। नो, गलत। एक बार स्टूडेंट आ गया तो दोबारा स्टूडेंट नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 इंडस्ट्रियस 1। अच्छी बात है, 1 इंडस्ट्रियस 1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1 का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 इंडस्ट्रियस 1। गलत बात, वंस नहीं, ये वाला 1 चाहिए सिंगुलर के रिपीटेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है देयर आर 5 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स एंड 2 लेजी स्टूडेंट्स। अब 2 आ गया, प्लूरल आ गया, तो स्टूडेंट्स नहीं आएगा, है ना। वंस आना चाहिए, ये वाला है क्या नीचे? देयर आर 5 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स एंड 2 लेजी वंस। अच्छी बात है। ओके जी, आया समझ में। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, बोल रहा है अप्लाई, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, रिजाइन, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब वर्ड अपने लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है ना। मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ, ये सब लेता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बोल रहा है ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए सेल्फ प्रोनाउन। फिर बोल रहा है ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो याद रहेगा ना, जो ये एब्सेंट वर्ड, एंजॉय वर्ड, एवेल वर्ड, इक्विट वर्ड, ये सब अपने लिए सेल्फ प्रोनाउन लेता है, ना कि सिंपल सा सेंटेंस। ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है भैया लेट के बाद कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। क्या क्या? लेट के बाद कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। हाँ, लेट के बाद अगर आएगा तो ओनली 1 ऑब्जेक्टिव केस आएगा,
जस्ट बाद भी अगर कोई आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा और कुछ आ नहीं सकता। हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, उसके बाद अदर वर्ड कुछ है तो चलेगा। देखिए ना कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। लेट ऐसा प्रोनाउन है जो लेट जो है क्या बोल रहा है, लेट ऑलवेज 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 ऑब्जेक्टिव केस लेता है, नॉट सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए आप लोग के सामने, लेट राम एंड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट राम एंड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाए। सबसे पहले आप लोग को समझ में आना चाहिए ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए ये है आपका सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम लोग ही का बात करें तो वो सब्जेक्टिव होता है, हिम ऑब्जेक्टिव होता है, सी सब्जेक्टिव होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, वी सब्जेक्टिव केस होता है, अस ऑब्जेक्टिव केस होता है, दे सब्जेक्टिव केस होता है, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। रवि जो है नाम है तो इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। प्रिया नाम है तो नाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। तो राधा का राधा ही होगा, प्रिया का प्रिया ही होगा, गोपी का गोपी ही होगा। ओके जी, तो ये आपके सामने लेट के बाद ये वाला चाहिए, लेट के बाद ये चाहिए, ना कि ये। ओके, तो यही तो बात यहाँ पे था। देखिए ना यहाँ पे लेट के बाद राम आया, अच्छी बात है, लेकिन आई का आना बर्दाश्त से बाहर हो गया भैया, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया। वहीं पे दूसरा देखिए, लेट राम एंड मी, अच्छी बात है। देखिए ना मी यहाँ पे है, मी है तो मी वाला आ सकता है लेट के बाद। तो लेट राम एंड मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सेंटेंस राइट हो गया। ओके भैया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। ए भैया, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है आपका इन होता है, इनटू होता है, इनसाइड होता है, विद होता है, बिटवीन होता है, विदिन होता है, ये सब आपका प्रीपोजिशन होता है। तो देखिए एग्जांपल बोल रहा है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। अरे भैया बिटवीन आ गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद यू आना अच्छी बात है कि नहीं। देखिए देखिए यू 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 यू, अरे भैया यू लिखे ही नहीं थे, चलो लिख रहो, यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव भी यू। तो ये जो है आपका यू आ गया ऑब्जेक्टिव केस, तो ये बात तो सही है। उसके बाद मी आ गया, देखते हैं बक्सा में मी है क्या, मी है। चलिए अच्छी बात है, ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई। ये भैया गलत ना, आई कैसे आएगा, आई नहीं आएगा, मी रहता तो सही होता। नेक्स्ट बोल रहा है सुनीता लाफ्ड एट यू एंड मी। सुनीता लाफ एट, अब एट, इन, अपॉन ये सब प्रीपोजिशन होता है। इसके बाद यू आना अच्छी बात है, मी आना अच्छी बात है, क्लियर ना। तो सेंटेंस सही हो गया। क्यों अच्छी बात है, सो देखिए ना यू यहाँ है, मी यहाँ है। ओके भैया, समझ में आ रहा है ना जी हाँ। तो ये आपका सेंटेंस राइट हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक वर्ड है, आर फॉलोड बाय द प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। एक्सेप्ट जब भी आएगा तो ये प्रोनाउन अपने लिए क्या लेगा पता है भैया, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। बोल रहा है एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग एक्सेप्ट हिम। हिम आना ऑब्जेक्टिव केस है क्या जी, चलिए वहां देखते हैं बॉक्स में, हिम 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 हिम, या ठीक है सेंटेंस राइट होगा, जहां पे भी है सही होगा सेंटेंस। लीजिए सही हो गया, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव चाहिए। नेक्स्ट एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग एक्सेप्ट ही। है भैया गलत, काट देंगे ना, गलत हो गया ना जी हाँ, ही नहीं हिम चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट कंसेप्ट से पहले आप लोग के सामने एग्जाम्पल है, जरा पहले एग्जाम्पल बनाइए फिर कंसेप्ट पे बात करेंगे, जल्दी बनाइए, बहुत समझने वाला कंसेप्ट है। बोल रहा है मुकेश इज एज फैट एज मी। मुकेश उतना ही मोटा है जितना मैं हूं, सेंटेंस को कर दीजिए रॉन्ग। फिर बोल रहा है मुकेश इज एज फैटर देन मी। सुनने में ये लग रहा होगा सही, बट इसको कर दीजिए गलत, काट दीजिए।
क्यों काटेंगे अभी समझा रहे हैं। एक बात देखिए भैया, कंसेप्ट ये है कि आपके पास एज या देन दो चीज होता है, इस दोनों के पहले अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्टिव है तो इसके बाद भी आप सब्जेक्टिव का यूज कीजिएगा। अगर इस सब से पहले ऑब्जेक्टिव है तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव का यूज कीजिएगा। क्या समझ में आया? यस। इस सब के बाद सब्जेक्टिव केस तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस। चलिए एग्जांपल पे देखते हैं क्या है। वहां बोल रहा है एज, एज से पहले हम इससे बात किए भैया तुम ऑब्जेक्टिव हो तो पगला हम तो वर्ब हैं। फिर इससे बोला आप ऑब्जेक्टिव हैं कि सब्जेक्टिव, तो बोलता है हम तो सब्जेक्टिव हैं। तो इस सब के बाद एज के बाद भी क्या आना चाहिए था? सब्जेक्टिव आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। आगे अब मी, इसीलिए सेंटेंस गलत हुआ था। नेक्स्ट देखिए देन, नेक्स्ट सेंटेंस में देन को पकड़े और देन से पहले पूछते हैं और भैया आप सब्जेक्टिव हैं कि ऑब्जेक्टिव है? तो बोल रहा है ना सब्जेक्टिव है ना ऑब्जेक्टिव, हम तो कंपैरेटिव है। चलिए घसकिए यहाँ से, चला गया। इसके पास आया आप सब्जेक्टिव केस हैं कि ऑब्जेक्टिव केस? बोला दिमाग गर्म नहीं कीजिए, हम इज हैं, वर्ब हैं, हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। इसके पास गया, बोल रहा है सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? तो बोल रहा है सब्जेक्टिव है। तो ये कहेगा हमरो आगे वाला भी सब्जेक्टिव होना चाहिए, आई होना चाहिए, है मी, गलत हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बोल रहा है मुकेश इज एज फैट एज आई, सही है। एज से पहले सब्जेक्टिव केस, बाद में सब्जेक्टिव, सेंटेंस राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है मुकेश इज फैटर देन आई, देन, अब देन से पहले फैटर है ना, देन से पहले फैटर, तो इससे तो बात बनेगा नहीं। देन से पहले ई जाए तो वर्ब है, इससे भी बात नहीं बनेगा। आया मुकेश के पास, हो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? बोला सब्जेक्टिव। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग आगे में सब्जेक्टिव आयल है, अच्छी बात है। ओके जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा बेटर देन मी, फैटर देन मी। नो, मी वाला जमाना गया। बचपन में हम लोग ग्रामेटिकल वो मिस्टेक पढ़ लिए थे, पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, अच्छा लगना और सही होना में फर्क है, यहाँ समझिए। बोला सी लाइक्स यू मोर देन मी, देन को पकड़े और इससे पूछते हैं आप सब्जेक्टिव हैं कि ऑब्जेक्टिव है? पगला हम कॉम्पिटिटिव है, जाइए यहाँ से। इसके पास गया, आप सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? बोल रहा है कि देखिए सी लाइक्स यू, है ना, सी लाइक्स यू, वह लाइक करती है तुम्हें, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम पे काम हो रहा है, और जब काम हो रहा है तो तुम ऑब्जेक्टिव हो, और करने वाली मैडम जी सब्जेक्टिव हैं। तो ये ऑब्जेक्ट था, यू ऑब्जेक्ट था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमरे बाद ही ऑब्जेक्ट चाहिए। आया पूछा है तो ऑब्जेक्ट हो मी से, तो यस पापा ऑब्जेक्ट हैं। तो देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, देन से पहले सब्जेक्टिव केस, देन के बाद सब्जेक्टिव केस। उम्मीद है ये कंसेप्ट आप लोग को फिट बैठ गया होगा दिमाग में, भूलना नहीं है। अक्सर एग्जाम में ये कंसेप्ट से क्वेश्चन होता है। आइए कंसेप्ट वही है, बोल रहा है कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन एज या देन, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। ये नहीं, वो कंसेप्ट जो दिए थे वो मेनली है, ये नोट कर लीजिए, ये रामबाण है, अमृत है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज, आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का यूज कीजिएगा भैया। सो बोल रहा है, एग्जाम्पल देखिए, सी इज द वाइजेस्ट गर्ल हु आई नो, गलत बात, हु नहीं दैट लगाइए, दैट आई नो बोल रहा है। नेक्स्ट में सी इज द वाइजेस्ट गर्ल दैट आई नो, ये सेंटेंस राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। बोलिए ये बात समझ में आया ना जी? नेक्स्ट बोल रहा है इट प्लस इज एम आर वॉज वर, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, उसके बाद दैट हु, उसके बाद अदर वर्ड।
क्लियर ना। जैसे देखिए ना एग्जाम्पल, बोला इट वॉज प्रिया, इट के बाद वॉज आ गया, उसके बाद नाउन प्रिया आ गई, दैट अबाउट दिस बुक। ओके जी, आया समझ में, ये था कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है आप लोग का, जरा इसको ध्यान दीजिए, ये प्रोनाउन का लास्ट कंसेप्ट है। ओके जी, बोल रहा है दैट इज यूज आफ्टर द वर्ड, दैट का प्रयोग इन सारे शब्दों के बाद कीजिएगा जी। ऑल होगा तो दैट लगेगा, सम होगा दैट लगेगा, एनी होगा दैट लगेगा, नन होगा दैट लगेगा, ओनली होगा दैट लगेगा, नथिंग होगा दैट लगेगा। ओके ना, एवरीथिंग होगा दैट लगेगा, एनीथिंग होगा दैट लगेगा, फ्यू होगा दैट लगेगा, लिटिल होगा दैट लगेगा, जो हो जहां हो जैसे हो, दैट 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 लगेगा, चाहे वो ऑल हो, सम हो, एनी हो, नन हो, ओनली हो, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो, किसी के साथ भी दैट लगे। एग्जाम्पल देखिए ना, बोल रहा है आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड, टी है यहाँ पे, ऑल दैट आई नो। ओके जी, आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट आई नो। चलिए, तो ये था आपका प्रोनाउन से फुल कंसेप्ट। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। अगर हर एक पार्ट अच्छे से देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप लोग सारे पार्ट को अच्छे से देख लीजिए। इससे बाहर आप लोग को किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। उम्मीद है आप लोग जरूर देखेंगे वीडियो को, अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, दिल से पढ़िए, मिल के पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फुल एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग दिल से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।